टोटल इनकम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फ्रेंड्स आप लगभग चेक करो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड कवर्ड है, पीजीबीपी कवर्ड है, डिडक्शंस कवर्ड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कवर्ड है। तो ये सारा मर्जिंग हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ध्यान से। वापस मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है फ्रेंड्स कि आप जब भी ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं मैं, उसके पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ लो फ्रेंड्स। बाद में जो क्लैरिटी आएगी ना वो गजब लेवल की होगी फ्रेंड्स। क्लियर? तो मैं शुरू करता हूं बीइंग प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा फ्रेंड्स, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड्स। थोड़ा मानेंगे तो जबरदस्त क्लैरिटी आपकी लाइफ में इस प्रोविजंस की बिल्ड होने वाली है फ्रेंड्स। चलो शुरू करता हूं मैं। मिस उर्वी, aged 55 years, so she is not senior citizen, being chartered accountant, क्या बात है, in practice, वाह गजब। she maintains her accounts on cash basis। फ्रेंड्स हेड पीजीबीपी में हमको पता है कि मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, हम कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो शी इज मेंटेनिंग कैश सिस्टम। लगभग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे वो कैश सिस्टम फॉलो करते होंगे फ्रेंड्स। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रीड्स एज फॉलोज। तो हमारे पास उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज नेट प्रॉफिट्स। अदर इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। करना क्या है वो ऑलवेज हमको पहले पढ़ना चाहिए, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर असेसमेंट 2021। मतलब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ फ्रेंड्स? इट इज 1920। तो ये 1920 प्रीवियस ईयर के लिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। क्लियर? तो टोटल इनकम कंप्यूट करना है, टैक्स पेबल कंप्यूट करना है। शुरू करते हैं हमारे आंसर नंबर 3 से फ्रेंड्स। पहले हम कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम, बट आप इंफॉर्मेशन से चेक करो तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उसकी बिजनेस की डिटेल्स अवेलेबल है। चेक कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हेड कौन सा हम पहले सिलेक्ट करेंगे? इट इज पीजीबीपी। ओके, तो हम शुरू करेंगे हेड पीजीबीपी से। जब भी हेड पीजीबीपी हम शुरू करते हैं ऑलवेज हमको कहां से शुरू करने का मैंने पहले भी आपको बता दिया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पहले कंसिडर करना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में अदर इंफॉर्मेशन, बाद में क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना हमको ध्यान में रखना है। तो हेड पीजीबीपी हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज फ्रेंड्स एनपी एज पर पी एंड एल। ओके, तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आप डिटेल्स चेक करो तो इट वुड बी फ्रेंड्स 928,224। इट इज फ्रेंड्स 928,224 जहां से हम इस आंसर को शुरू करने वाले हैं। चलो पहले अदर इंफॉर्मेशन से ऑलवेज स्टार्ट करने का। फ्रेंड्स फर्स्ट अदर इंफॉर्मेशन, अलाउेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%। तो मोटर कार के ऊपर का डेप्री का रेट हमारे पास अवेलेबल है विच इज 15% तो आप इंफॉर्मेशन से चेक करते जाओ कि मोटर कार कहां पे अवेलेबल होगी। बोलो मोटर कार परचेज किया है, मैं कहां पे देखो? इनकम साइड देखो कि एक्सपेंडिचर साइड देखो? पर जितना हम सबको पता है कि इट इज एक्सपेंडिचर साइड। फर्स्ट इज सैलरी टू स्टाफ, देन इज स्टाइपेंड, देन इज इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट्स, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मीटिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस। हमारी इंफॉर्मेशन आ गई विच इज परचेज ऑफ कार 100% फॉर ऑफिशियल यूज। ओके, तो फ्रेंड्स आपने 80,000 रुपीज के कार परचेज की है, उसके ऊपर का डेप्री कितना है? इट इज 15%। आपने क्या किया? आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो आपने तो पूरा डेबिट कर दिया। आपने तो क्या किया? पूरी कार को आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, बट एक्चुअली उसका तो क्या लाभ होना चाहिए आपको? डेप्रीसिएशन। तो फ्रेंड्स ये 80,000 को मैं ऐड कर दूंगा। आप समझे? 80,000 रुपीज जो भी मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया उसको मैं ऐड कर दूंगा, उसका जो भी रिस्पेक्टिव डेप्री होगा उसको मैं लेस करने वाला हूं। बिकॉज 80,000 ऑलरेडी आपने डिडक्ट कर दी है जब हमने प्रॉफिट कंप्यूट किया था विच इज ऑफ रुपीज 9,28,224। तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे मैं मोटर कार को ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स। मोटर कार जो भी आपने परचेस किया रुपीज 80,000 की, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसका रिस्पेक्टिवली जो भी डेप्रिसिएशन है विच इज सेक्शन 32 उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे अजम्पशन हमारा ऐसा रहेगा कि इट इज पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज और 180 डेज और मोर, तो हमको उसके ऊपर फुल डेप्री अवेलेबल होने वाला है। तो ये इसका मैं करूंगा 15%। तो फ्रेंड्स 80,000 का आपका 15% का डेप्रिसिएशन होगा रुपीज 12,000। ये 12,000 का हमने यहाँ पे क्या क्लेम कर दिया? डेप्रिसिएशन। डन। चलो नेक्स्ट आगे की इंफॉर्मेशन से आप चेक कर सकते हो विच इज ये हमारे मोटर कार की इंफॉर्मेशन होगी, उसमें कुछ पेंडिंग हमारा नहीं है। चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज रुपीज 10,500। मतलब कुछ आपको बेनिफिट्स अवेलेबल हुए थे आपके क्लाइंट से रुपीज 10,500 जो शायद आपने
आप तो कैश सिस्टम फॉलो करते हो, जो पैसा मिला होगा उसको ही रिकॉर्ड किया होगा, या तो बेनिफिट्स आपको अवेलेबल किया तो इसका ऑब्वियसली हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया होगा, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, टैक्सेबल। तो 10,500 आपको जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल हुए उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, जो आपने रिसीव किया फ्रॉम क्लाइंट्स, दिस वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स जो आपने क्लाइंट से रिसीव किए उसको हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, विच इज 10,500 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। इंसेंटिव्स टू आर्टिकल असिस्टेंट्स, प्रैक्टिकली बहुत कम केस में ऐसा होता है कि हम एज अ आर्टिकल असिस्टेंट जब भी काम करते हैं हमको कोई इंसेंटिव दे फ्रेंड्स, स्टाइपेंड दे वो कोई बहुत बड़ी बात होती है, तो ये तो इंसेंटिव दे वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बात होगी फ्रेंड्स, ओके। बट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट्स। आपने जो भी इंसेंटिव दिया होगा आर्टिकल्स को वो आपने डेबिट किया होगा, हमारी इंफॉर्मेशन भी आ गया है, तो देखो ये रहा इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट्स। कितना इंसेंटिव दिया, 13,000 का इंसेंटिव दिया। प्रैक्टिकल बहुत रेयरेस्ट चांसेस है कि 13,000 के हमको इंसेंटिव्स मिले। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है देखो इंसेंटिव्स की इंफॉर्मेशन, इंसेंटिव्स टू आर्टिकल असिस्टेंट्स ऑफ रुपीज 13,000। अमाउंट लिखो फ्रेंड्स यहाँ पे, इट इज रुपीज 13,000 रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेड टू आर्टिकल असिस्टेंट्स फॉर पासिंग आईपीसीसी एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी तो फ्रेंड्स इंटर हो चुका है, हाँ, बट इंटर में तो फ्रेंड्स आईपीसीसी रखते हैं, ओके। क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है हमको, बिकॉज इंटर में तो फर्स्ट ग्रुप पास होने के बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, दोनों ग्रुप पास करेंगे तो भी आर्टिकलशिप शुरू होनी है, बट आईपीसीसी में ऐसा था फ्रेंड्स, ओके। तो चलो बात साइड में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि 13,000 आपने जो भी पे किया वो 2 आर्टिकल को आपने पे किया फॉर पासिंग देयर एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये एज अ आपका इंसेंटिव टू आर्टिकल है, तो उसका डिडक्शन आपको ऑब्वियसली अवेलेबल होगा। आपने ये लेटर से अपने स्टाफ के लिए, अपने आर्टिकल्स के लिए जो भी वेलफेयर किया उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है, उसमें कोई डिसअलाउंस सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड, ओके। तो फर्स्ट वी नीड टू चेक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है, तो फ्रेंड्स आप चेक करो। ये उसके बाद ये रहा रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार रुपीज 4,000, ओके। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में क्या इंक्लूडेड है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड्स रुपीज 2,000 फॉर पीरियड फ्रॉम 1 October 19 to 30 September 2020, ओके फ्रेंड्स। तो अब ये चेक करो, तो हमारा ईयर प्रीवियस है 1920 हुआ, उसमें ये पीरियड में से 6 मंथ्स फॉल होंगे, एंड जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का जो भी पीरियड होगा वो नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीवियस है 2021 में फॉल होने वाला है। तो 2,000 रुपीज का आपने जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया इन रिलेशन टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो 2 प्रीवियस ईयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर 1920 एंड सेकंड इज विच प्रीवियस ईयर, इट इज फ्रेंड्स 2021। बट सबसे इंपॉर्टेंट, जब मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते होते ना, बरोबर समझना, जब मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो 1,000 का डिडक्शन इस साल में होता विच इज 1920, एंड सेकंड 1,000 का डिडक्शन आपको कौन से में अवेलेबल होता, इट इज 2021। बट एज यू आर फॉलोइंग कैश सिस्टम, एज यू आर फॉलोइंग व्हाट, कैश सिस्टम। आप देखो फर्स्ट लाइन आप चेक करो कि आपने कैश सिस्टम फॉलो की थी, तो ये कैश सिस्टम के लिए आपको पेमेंट बेसिस के ऊपर रिडक्शन अवेलेबल होने वाला है। मतलब 2,000 आपने पे किया तो 2,000 तो एडवांस है सर, ये तो अरे भले एडवांस हो बट ये कैश सिस्टम है। आपने जो इनकम रिसीव की उतना टैक्सेबल, आपने जो पेमेंट एक्चुअल बेसिस के ऊपर किया उतना डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। क्लियर? तो ये 2,000 रुपए का फुल डिडक्शन आपको अवेलेबल यहां पे होगा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग व्हाट, कैश सिस्टम। मैं रिपीट करूंगा, जो मर्केंटाइल सिस्टम होता तो 1,000 रुपए का ही डिडक्शन मिलता, हम 1,000 यहां पे इनकम में ऐड कर देते बिकॉज 1,000 नेक्स्ट टाइम डिडक्शन अवेलेबल होता। बट एज वी आर फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और वी आर फॉलोइंग अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, हमको 1,000 रुपीज का डिडक्शन ना मिलते हुए 2,000 का पूरा डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला है, तो इसका कोई इंपैक्ट देने की हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, इट इज सैलरी। व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी यू हैव पेड, दैट वी नीड टू चेक। सैलरी ये रही फर्स्ट सैलरी टू स्टाफ 15,50,000, ओके। 1550 में क्या है इंफॉर्मेशन में आप चेक करो फ्रेंड्स। 1550 इंक्लूड्स रुपीज 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश। 48(3) मना किया था 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट ना करो। 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट करेंगे फुल्ली वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। अपने कैश में 30,000 रुपए सैलरी का पेमेंट कर दिया।
फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। तो 30,000 का आपने जो भी कैश पेमेंट किया उसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल अलाउ होने वाला नहीं है। क्लियर? तो 30,000 आपका फुल्ली यहाँ पे डिसअलाउंस होगा एज पर सेक्शन 48(3). तो 48(3) का मैं डिसअलाउंस लिख दूं ₹30,000 फुल्ली ये आपको डिसअलाउ होने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम में लगभग 48(2), 48(3), 43(b) ये सब सेक्शंस होती है ऑफ पीजीबीपी फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेक करो द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वी हैव इनकर्ड? इट इज फ्रेंड्स ₹5,25,000 तो 5,25,000 का हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है। इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ ₹32,000। तो फॉरेन टूर 32,000 में कैसे हो जाएगी? वो भी बहुत बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। 30,000 में फॉरेन टूर कर दी विच वॉज विद इन दी आरबीआई नॉर्म्स। तो आरबीआई नॉर्म्स तो हमको कोई चिंता नहीं है। एंड 30,000 का आपका जो भी फॉरेन टूर था वो बिजनेस पर्पज के लिए होगा, तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल डेफिनेटली होने वाला है। जो ये पर्सनल रीजन होता है तो हम डिसअलाउंस प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर, बट ये बिजनेस पर्पज का हमारा लॉजिकल अजम्पशन रहेगा, तो इसका डिडक्शन आपको डेफिनेटली अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट आप चेक करो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर। फ्रेंड्स देखो जब एटीडी की बात आएगी यहाँ पे आपका डिडक्शन होगा एटीडी का, बिकॉज यू आर पेइंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। वहां पे ब्रदर कवर होता नहीं है। अब याद करो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स एटीडी में, एक तो 3 कॉलम में उसका डिवीजन था। पहले इंडिविजुअल, सेल्फ एंड स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सेकंड कॉलम वाज इंडिविजुअल पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन? मदर फादर। वो डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एचयूएफ के केस में मेंबर्स में यहाँ पे ब्रदर सिस्टर एटीडी की बात करो तब कवर होते नहीं है। तो डिपेंडेंट ब्रदर का आपने जो भी प्रीमियम पे किया वी आर सो सॉरी डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। एंड मेजर सन डिपेंडेंट, हाँ मेजर सन डिपेंडेंट हो तो डिडक्शन डेफिनेटली अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर? बिकॉज आपके खुद का डिडक्शन आपको मिलेगा, स्पाउस का मिलेगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। ऑन हर डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट्स टू व्हाट? 5,000 मतलब ब्रदर का 5,000 का होगा, 10,000 किसका होगा? मेजर सन का रिस्पेक्टिवली। ओ बाप रे बाप, इंफॉर्मेशन चेक करो, पेड इन कैश खत्म हो गया। याद करो एटीडी जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता ना 5,000 वाला, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिमिट याद है 5,000, वो आप कैश में पे करते ना तो डिडक्शन आपको मिल जाता। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 तक आप कैश पे करते डिडक्शन डेफिनेटली आपको अवेलेबल हो जाता। बट ये जो बात हो रही है इट इज इन रिलेशन टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका डिडक्शन फ्रेंड्स वी आर सो सॉरी आपको अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज यू आर मेकिंग दिस पेमेंट इन कैश। तो कैश इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो भूल जाना पड़ेगा। एटीडी का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा नहीं। यहाँ पर पेंडिंग नहीं लिखेंगे बिकॉज कुछ बाकी रहता नहीं, इसकी इंपैक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो शी इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ ₹10,000 इन एनएससी विच इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। डेफिनेटली इसका डिडक्शन आपको एटीसी में अवेलेबल होने वाला है। ये मैं लिख देता हूं पेंडिंग। पेंडिंग क्यों? बिकॉज हम अभी डिडक्शंस की अमाउंट के ऊपर अराइव अभी नहीं कर सकते बिकॉज हमको हेड्स ऑफ इनकम पहले कंप्यूट करना पड़ेगा। तो ये हमारा रहेगा पेंडिंग। क्लियर? कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं। डन? तो ये हमारा अदर इंफॉर्मेशन हो गया। सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए, एक भी इम्पैक्ट हमको देने बाकी नहीं है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीजीबीपी के क्वेश्चंस को ऑलवेज 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देने का, एनपीएस पर पीएनएल से शुरू करने का, बाद में अदर इंफॉर्मेशन, बाद में क्रेडिट साइड, बाद में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शुरू करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फीस अर्न्ड, उसने जो भी फीस रिसीव की है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ऑडिट से जो भी फीस कमाई है वो, टैक्सेशन सर्विसेज से जो भी फीस कमाई है वो, कंसल्टेंसी जो भी फीस कमाई है वो, इन टोटल इट कम्स टू 55,98,300। बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, बट 55 इयर्स के इसके ऊपर इतना कमाना आसान है फ्रेंड्स। क्लियर? बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आपने अलग अलग फीस कमाई, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो ये टैक्सेबल होगी एंड टैक्सेबल हमने प्रॉफिट में कर दी है तो उसकी इंपैक्ट वापस हमको देने की जरूरत नहीं है। बरोबर है, क्रेडिट साइड है उसकी इंपैक्ट बरोबर है। चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमको मिलेगा क्रेडिट साइड ऑफ अवर एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट which is dividend on shares of Indian company। याद करो फ्रेंड्स, डिविडेंड ऑलवेज कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? आईफोस। एंड ये आपका डिविडेंड 10 लाख तक है तो उसकी इनकम आपको टैक्सेबल होने वाली नहीं है। 10 लाख के ऊपर जो भी होगा वो 10% से एक्सेस जो भी 10 लाख के ऊपर होगा वो टैक्सेबल होने वाला है एज पर अमेंडमेंट। बट ये डिविडेंड जो भी हमारे पास अवेलेबल है 10,524 रुपीज का, उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। तो यहाँ से निकाल के उसको आईफोस में एग्जाम्पशन उसका क्लेम करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं पेंडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डिविडेंड को लेस कर देता हूं, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कितना डिविडेंड था हमारा? इट वॉज अराउंड 10,000 रुपीज समथिंग कुछ था, 10,524। तो 1,0524 को यहां से मैं लेस कर दूंगा। सिंपल, एकदम चकाचक। चलो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स,
इनकम फ्रॉम यूटीआई, रिपीट आगे भी आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको याद हो तो इनकम फ्रॉम यूटीआई। अब बस ये एग्जाम्प्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसका हम एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे, ₹7600 को वापस मैं लेस कर दूंगा इनकम फ्रॉम यूटीआई। ओके, तो फ्रेंड्स 7600 को मैं यहां से सिंपली लेस कर देता हूं इनकम फ्रॉम यूटीआई। आईफोर्स में उसकी इंपैक्ट देके वहां पर मैं एग्जाम्पशन क्लेम कर देंगे। नेक्स्ट चेक करो, ऑनोरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स। अभी देखो, शी इज व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस, एंड उसने क्या किया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पेपर वेरीफाई किए होंगे, उसमें से उसको ऑनोरेरियम आया, मतलब उसका जो भी कंसिडरेशन आया इट इज 15,800। तो इसको हम हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट इज हर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पता चला, तो उसका ये पेपर इवैल्यूएशन करना, जो भी इनकम उसको रिसीव होती है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, इट कैन नॉट बी टर्म टू बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। इट इज नॉट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, बिकॉज उसका प्रोफेशन तो क्या है, सीए इन प्रैक्टिस, उसमें से जो भी इनकम आएगी डेफिनेटली पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे। बट ये जो भी उसको ऑनरेरियम रिसीव हुआ है उसको कहां पे टैक्सेबल करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिकॉज ये उसका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। पता चला, तो ये 15800 उसको हम आईफो सेट में टैक्सेबल करेंगे। यहां पर लिख देता हूं, ऑनरेरियम फॉर verification of answer sheets. $15,800 था, इट वॉज आई थिंक 15800। यस, तो उसको हम आईफो सेट में टैक्सेबल कर देंगे। इट कैन नॉट बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। तो वापस एक बार क्या लिखना पड़ेगा, पेंडिंग, बिकॉज इसकी इनकम वहां पर टैक्सेबल करने वाले हैं। एंड लास्ट आप चेक करो, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट 85600। वापस एक बार इसको कहां पे टैक्सेबल करेंगे, हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो फ्रेंड्स ये 85600 को यहां से हम सिंपली लेस कर देंगे, विच इज रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 85,600 रुपीज को यहां से हम लेस करने वाले हैं। इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे तब उसको इंक्लूड कर देंगे। फ्रेंड्स क्लियर? तो फर्स्ट हमने कंसीडर किया अदर इंफॉर्मेशन, लगभग एक ही पेंडिंग हमारे पास अवेलेबल है ऑफ डिडक्शन। क्रेडिट साइड आप देखो तो फ्रेंड्स हमारे पास आईफो जेड का पेंडिंग आया एंड लेट अस से हाउस प्रॉपर्टी का भी पेंडिंग आया। नाउ कंसीडरिंग डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज एक्सपेंडिचर साइड, सैलरी टू स्टाफ फुल्ली अलाउएबल, उसमें कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट, स्टाइपेंड टू आर्टिकल्ड असिस्टेंट रुपीज 1,37,000, वो भी फुल्ली अलग होगा, उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होगा इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, उसमें भी कोई चिंता नहीं है। ऑफिस रेंट भी फुल्ली अलग होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी वो भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है, अलाउएबल है, उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस का जो भी आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया वो भी अलाउएबल, उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ कार, इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने कंसीडर कर ली, कार के परचेज को हमने ऐड कर दिया, उसका रिस्पेक्टिव जो भी डेप्री था उसको हमने लेस कर दिया, उसके रिपेयर्स मेंटेनेंस का भी इंपैक्ट दे दिया। 2000 वाला पॉइंट था ना फ्रेंड्स, ये देखो 2000 वाला पॉइंट, ये रहा पॉइंट नंबर 4, उसकी इंपैक्ट भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, इट इज रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ कार, ऑलरेडी इंपैक्ट इज गिवन। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर रुपीज 5,25,000 आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से था, उसकी इंपैक्ट भी हमने दे दी है। नेक्स्ट ये चेक करो, म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये फ्रेंड्स हमने जो भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम रिसीव किया है 85,600 रुपीज का, वो हमने लेस कर दिया है। तो उसका जो भी म्यूनिसिपल टैक्स है वो भी हमको डिडक्शन कहां से मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी में, उस हेड में से उसका डिडक्शन हमको मिलेगा। सिंपली हम यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, ऐड। म्यूनिसिपल टैक्स जो भी हमने पे किया ये हमारे प्रॉफिट को लेस नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो लेस करेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा। तो यहां से उसको हमको क्या इंपैक्ट देना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा, विच इज ऑफ रुपीज 3,000। तो फ्रेंड्स 3,000 को सिंपली यहां पे क्या कर देंगे, प्लस। तो आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया फॉर हाउस प्रॉपर्टी, 3,000 को हम यहां पे कर देंगे ऐड। क्लियर? अब इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लो, 3,000 रुपीज की इन्फॉर्मेशन मैंने पेंडिंग लिख दिया, सो हमको गलती ना हो जाए फ्रेंड्स हमसे। क्लियर? चलो, आई थिंक पीजीबीपी इनकम की हेड की सारी इनकम हमने कंप्यूट कर दिया, डेप्रिसिएशन भी हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर दिया है। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो डन, चेक करो फ्रेंड्स एक बार फास्टेस्ट मेरे साथ, आप भी कैलसी यूज करो। चलो, खाली बैठे नहीं रहना है फ्रेंड्स आपको। चलो शुरू करते हैं, 928 224। चलो फर्स्ट हमने मोटर का ऐड करो फ्रेंड्स 80,000 रुपीज, उसका डेप्री हमको लेस करना होगा, प्लस वैल्यू बेनिफिट्स हमने प्लान्स ने लिए उसको ऐड करो। बाद में 48,3 कैश पेमेंट आपने 10,000 के ऊपर किया उसको भी ऐड करो। डिविडेंड एग्जाम्प्ट है, आईफो सेट में से एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे। इनकम फ्रॉम यूटीआई वापस एक बार लेस करो। हाउस
वेरिफिकेशन ऑफ ऑनोरेरियम वहां पे I4 हेड में टैक्सेबल करेंगे, 15800 को लेस करो, हाउस प्रॉपर्टी में से जो भी रेंट आया उसको भी हम टैक्सेबल करेंेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में उसको यहाँ से लेस करो, 3000 रुपीज का म्यूनिसिपल टैक्स आप ऐड कर दो, हमारे पास फाइनली जो पीजीबीपी इनकम आई इट इज फ्रेंड्स व्हाट 920200 इट इज फ्रेंड्स इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। बोलो एकदम क्लियर, चकाचक। चलो नंबर 2 हम अभी कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो कैसे कंप्यूट करेंगे उसका तो हमारे पास मस्त फॉर्मेट है, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, हमको क्या मिलने वाला है एनएवी, उसमें से क्या लेस करेंगे इट इज फ्रेंड्स 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें से इंटरेस्ट को भी हम लेस करेंगे, जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डन। चलो हमने कितना रेंट रिसीव किया आप वो इन्फॉर्मेशन से चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 85600, हमने जो भी रेंट रिसीव किया इट इज फ्रेंड्स ऑफ 85,600 रुपीज का हमने रेंट रिसीव किया हुआ है। तो ये हमारा रेंट जो भी रिसीव हुआ वो हमारा बन जाएगा जीएवी, म्यूनिसिपल वैल्यू में, फेयर रेंट में, स्टैंडर्ड रेंट, इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो भी हमने एक्चुअल रेंट रिसीव किया वही बन गया फ्रेंड्स हमारा जीएवी। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स आई थिंक इट वाज ₹3000 जो हमको यहाँ से लेस करना है, जो भी पेंडिंग खत्म होता जाए उसकी इंपैक्ट हमको नलीफाई करते जाने का, अदरवाइज वापस एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके मन में, तो ऐसा नहीं करने का फ्रेंड्स। क्लियर। तो 3000 को हमने वापस एक बार यहां से लेस कर दिया, बीइंग म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर। ओके, तो ये हमारा जो एनएवी बचा इट इज फ्रेंड्स 82,600 रुपीज, तो इसमें से 3000 लेस कर दो 82,600, उसमें से 30% वापस एक बार लेस करो, इट विल बी फ्रेंड्स 24,780 रुपीज। इंटरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फाइनली बचा 57,820 इज व्हाट फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डन, एकदम चकाचक। चलो नंबर 3 इट इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो अलग अलग इनकम्स I4 सेट में टैक्सेबल हो सकती है, जो पेंडिंग है वो देखते जाते हैं। डिविडेंड है इट इज 10,524, बट ये 10 लाख से कम है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। फॉरेन डिविडेंड होता तो सिंगल रूपी भी टैक्सेबल हो जाता, बट ये इंडियन कंपनी से डिविडेंड है, 10 लाख के ऊपर होता तो ही टैक्सेबल होता एट द रेट 10%। तो डिविडेंड फ्रेंड्स ये एग्जम्प्ट है, उसमें हमको इनकम टैक्सेबल होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो, इट वाज यूनिट्स ऑफ यूटीआई। ओके, तो ये इनकम भी एग्जम्प्ट है, तो ये 7600 जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इनकम फ्रॉम यूटीआई वो भी एग्जम्प्ट है फ्रेंड्स। ये आईसीआई का फेवरेट पॉइंट है फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम यूटीआई आईसीआई को बहुत पसंद आता है, ये लगभग बहुत बार पूछा भी है। क्लियर। चलो थर्ड इट इज फ्रेंड्स आई थिंक इट इज ऑनोरेरियम, जो आपने रिसीव किया फॉर वेरियस इवेल्युएशन ऑफ आंसर पेपर्स 15800, 15800 आपको I4 हेड में टैक्सेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर। इट इज वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स। ऑनोरेरियम आपको जो भी मिला उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, इट इज 15800 फ्रेंड्स। आई थिंक अभी कुछ इनकम वाइज पेंडिंग नहीं है, देखो जो पेंडिंग था उसकी इम्पैक्ट हमने दे दी है, एक डिडक्शन बाकी रह जाता है एटीसी का, जो ₹10,000 का है वो हमको क्लेम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लियर। तो ये हमारा I4 हेड हो गया विच इज 15800 फ्रेंड्स। क्लियर, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट हम कंप्यूट करेंगे नंबर 4 विच इज फ्रेंड्स डिडक्शंस। देखो फ्रेंड्स, एटीडी जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो कैश में पे किया है, ब्रदर के लिए तो मिलेगा ही नहीं, बट जो आपने मेजर सन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट था वो आपने जो भी पेमेंट किया वो कैश में किया है, तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं हो सकता। एटीसी आई थिंक द अमाउंट वाज ₹10,000, इसका डिडक्शन डेफिनेटली आपको अलग होगा, इट इज ₹10,000। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो 10,000 का डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अलग होने वाला है। ये डिडक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ₹10,000। क्लियर। चलो नंबर 5 हम कंप्यूट करने जा रहे हैं हमारा टोटल, पहले ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं फ्रेंड्स, तो एकदम इजी हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। हम कंप्यूट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स वापस एक बार ग्रॉस टोटल इनकम। कौन से हेड है हमारे पास? फर्स्ट है फ्रेंड्स पीजीबीपी, देन हमारे पास है हाउस प्रॉपर्टी, देन हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर। चलो पीजीबीपी हेड आप चेक करो फ्रेंड्स, हमारे पास है पीजीबीपी हेड में से इनकम इट इज 920,200, 920,200 हमारे पास हेड पीजीबीपी की इनकम है 920,200। हमारे पास फ्रेंड्स वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वो आप चेक कर सकते हो, इट इज 57,820। टोटल करता जा रहा हूं मैं फ्रेंड्स, इट इज 57,820 हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमारे पास अवेलेबल है।
एंड आप चेक करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इट इज फ्रेंड्स 15800. ओके, इट इज फ्रेंड्स 15800. सबका टोटल हमारे पास आ गया, इट इज 993820. इट इज व्हाट फ्रेंड्स अवर ग्रॉस टोटल इनकम. हमको तो कंप्यूट करना है क्वेश्चन में टोटल इनकम. दो चीज पूछी थी हमको, याद है फ्रेंड्स, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. देखो टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल हमको कंप्यूट करना है. तो जीटीआई तक तो हम पहुंच चुके हैं. टोटल इनकम तो एकदम सिंपल है, इट इज जीटीआई विच इज 993820. उसमें से क्या लेस करने वाले हैं, डिडक्शन. आई थिंक कुछ खास नहीं है, जस्ट ₹10,000 का आपका डिडक्शन है, तो माइनस कर दूंगा फ्रेंड्स ₹10,000. जो बचेगा फाइनली क्या बचेगा, टोटल इनकम. उसमें से 10,000 लेस करेंगे, 983,820 इज व्हाट फ्रेंड्स अवर टोटल इनकम. आंसर का सेकंड एलिमेंट है फ्रेंड्स टैक्स पेएबल, और जस्ट वी नीड टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी. फ्रेंड्स देखो एज 55 है, रेसिडेंट है, तो नॉर्मल स्लैब लेटर से 2,50,000 का एप्लीकेबल होगा. तो 0 से लेकर 250 तक कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी आने वाली नहीं है. क्लियर फ्रेंड्स, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 5%. मतलब 2.5 लाख के ऊपर आप 5% कंप्यूट करेंगे, इट वुड बी 12,500 ऑफ रुपीज. फ्रेंड्स 5 लाख से लेके देखो 10 लाख के ऊपर इनकम जाती नहीं है. इट इज फ्रेंड्स 983,820. मतलब 5 लाख से लेके 983,820. इसमें से आप 5 लाख लेस कर दो, इट वुड बी 483,820. उसके ऊपर फ्रेंड्स 20% कंप्यूटेशन आएगा, इट इज 96,764. क्लियर. तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के ऊपर फ्रेंड्स 2,50,000 का 5% इज 12,500. एंड लेटर से 5 लाख से लेके 983,820 जो राउंडेड ऑफ ही हमारा टोटल इनकम कंप्यूटेशन हमने किया है, उसके ऊपर आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा. इट वुड बी फ्रेंड्स 20%. तो टोटल आएगा 96,764 प्लस 125,000. इट कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 109,264. इसके ऊपर ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. क्लियर. कितना होगा, इट वुड बी 4% ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास आएगा 4,370. राउंडेड ऑफ लायबिलिटी ऑलवेज आपको कंप्यूट करनी है, जो कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए. इट इज 113,630. ये हमारा आ गया फ्रेंड्स फाइनल टैक्स लायबिलिटी. बोलो क्लियर, एकदम सिंपल था फ्रेंड्स. हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स. वापस एक बार खुद से चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करना फ्रेंड्स. चलो मैं शुरू करता हूं फ्रेंड्स. मिस्टर बाय कैरीज ऑन हिज ओन बिजनेस. खुद का बिजनेस है उसका, वेरी गुड बॉय. Analysis of his trading and profit and loss account for the year ended 31st March 20 revealed the following information. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन 1 to 11 पॉइंट्स की अलग अलग अवेलेबल है. हमको कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई फॉर असेसमेंट है 2021 फ्रेंड्स. क्लियर. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. देखो फ्रेंड्स, हेड पीजीबीपी में ऑलवेज 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. फर्स्ट एक तो आपको पीएनएल बना के दे रखा होगा एंड अदर इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी. एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको अलग अलग ट्रांजेक्शंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपके पास होगी. मतलब शुरू देख सकते हो, फर्स्ट इज हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इट इज नेट प्रॉफिट वाज ₹11,20,000. तो यहां से हम आंसर को ऑब्वियसली शुरू करने वाले हैं. पहले कंप्यूट क्या करना है वो एक बार आपको देख लेना चाहिए फ्रेंड्स. टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई, तो हमको कंप्यूट करना है टोटल इनकम. शुरू करते हैं हमारा आंसर नंबर 4 विच इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. क्लियर. तो हमको फर्स्ट जो हेड एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा, पीजीबीपी. ओके. तो हमारे पास अवेलेबल है एनपी एज पर पी एंड एल विच इज स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन में गिवन टू अस, जो आप चेक कर सकते हो. इट इज फ्रेंड्स 11,20,000 ऑफ रुपीज. तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया फ्रेंड्स 11,20,000. क्लियर. तो इंफॉर्मेशन पढ़ते जाने की उसकी इंपैक्ट तो हम यहाँ पे कंसिडर करते जाएंगे फ्रेंड्स. चेक करो सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई, कोई पेंडिंग चीज यहाँ पे नहीं है. इंफॉर्मेशन नंबर 2 चेक करो. Following incomes were credited in profit and loss account. So these 3 information A, B, C were having impact of credit in my profit and loss account. क्या क्या हुआ है क्रेडिट आप चेक कर सकते हो. डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, मैंने बोला था वापस एक बार, आईसीआई का बहुत फेवरेट पॉइंट है. एग्जाम उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं. अगेन ये आईफोस हेड को बिलोंग करता है. नेक्स्ट चेक करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अगेन हेड आईफोस को बिलोंग करता है. विनिंग फ्रॉम रेसेस, अगेन हेड आईफोस को बिलोंग करता है. तो एक इंपैक्ट हम यहाँ पे दे देंगे, उसको यहाँ से लेस कर देंगे. ये तीनों 3 इनकम होनी चाहिए हेड
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, बट आपके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड हो चुका है। सो फ्रेंड्स बिकॉज ये सारी इंपैक्ट हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसके इंपैक्ट को हम नलीफाई करेंगे बाय वे ऑफ रिडक्शन। तो फ्रेंड्स उसको हम यहां से लेस कर देंगे। फर्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, फ्रेंड्स डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई जो I4Z में पहले ट्रीट करके उसको बाद में एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे। कितना फ्रेंड्स डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई आप चेक कर सकते हो, इट इज 22,000। सिंपली हम उसको यहां से लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो भी इस हेड को बिलोंग नहीं करता है, वो भी I4Z को बिलोंग करेगा। वहां पे फुल्ली टैक्सेबल होगा 17500 फ्रेंड्स। तो यहां से सिंपली हम उसको लेस कर देंगे 17500 एंड फर्दर उसको हम लेस करेंगे विनिंग फ्रॉम रेसेस विच इज 15,000 रुपीज। तो विनिंग्स जो भी है फ्रेंड्स रेसेस का 15,000, उसको भी हम यहां से लेस करने वाले हैं। उसको सेपरेट हेड में ले जाएंगे विच इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो आगे चेक करो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, इसका पेंडिंग इफेक्ट मतलब I4 में इसका ट्रीटमेंट देना बाकी, बिकॉज हमको क्या कंप्यूट करना है फ्रेंड्स, टोटल इनकम। चलो नेक्स्ट चेक करो। इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, द वैल्यू ऑफ विच वर, मीनिंग दरबार कुछ आपसे ओपनिंग स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना ओमिट हो चुका है, मतलब उसको आपने कंसीडर नहीं किया है। कितनी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, इट इज ओपनिंग स्टॉक 8,000 से आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। फ्रेंड्स इसके इंपैक्ट को बहुत आपको इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका ओपनिंग स्टॉक 8,000 से हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक हमने 12,000 से रिकॉर्ड नहीं किया। अभी इंपैक्ट क्या आएगी आप समझो फ्रेंड्स, 8,000 से सपोज मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब कोई भी नई चीज में डेबिट करूंगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसकी इंपैक्ट मेरे P&L के ऊपर क्या आएगी, वो मेरा प्रॉफिट को लेस करेगा। एंड ये क्लोजिंग स्टॉक जैसे मैं बुक करूंगा उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्लस। समझा, जो मैं डेबिट करूंगा यहां पे उससे मेरे प्रॉफिट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगी, एंड जो मैं यहां पे क्रेडिट करूंगा उससे मेरे प्रॉफिट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होने वाली है। तो जो भी मेरा अंडर वैल्यूएशन हुआ है उसका ओपनिंग स्टॉक मेरे प्रॉफिट को लेस करेगा एंड क्लोजिंग स्टॉक मेरे प्रॉफिट को सिंपली ऐड करेगा। तो फ्रेंड्स 8,000 एंड 12,000 की इंपैक्ट हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, मेरे प्रॉफिट को लेस करेगा 8,000 ऑफ रुपीज, एंड यहां पर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, आई थिंक इट वाज 12,000 ऑफ रुपीज, जो मेरे प्रॉफिट को सिंपली प्लस करने वाला है। तो 8,000 एंड 12,000 फ्रेंड्स, क्लियर, एकदम सिंपल। चलो फोर्थ इंफॉर्मेशन आप चेक करो। rupees 1 lakh was debited in profit and loss account. So 1 lakh already it has been debited to profit and loss account being contribution to university which is approved and notified under section 35(1)(2). मतलब ये क्या हो गया, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपको आगे भी पॉइंट आया था फ्रेंड्स, याद हो तो आपको इसका मिलने वाला है 150% वेटेड डिडक्शन। 1 लाख ऑलरेडी आप डेबिट करके बैठे हो तो एडिशनल 50,000 का आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। क्लियर, तो लेस कर देता हूं, इट इज लेट अस से डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। जो 1 लाख था उसमें से एडिशनल आपको 50,000 का डिडक्शन अवेलेबल होगा। दूसरा ट्रीटमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 लाख उसको आप डेबिट करके 150 को लेस करो, नेट इफेक्ट -50 की देंगे तो भी इट इज वन इन द सेम थिंग फ्रेंड्स। क्लियर, तो ये 150 का हमने इंपैक्ट 150% का डिडक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेक करो। Salary includes 20,000 paid to his brother, which is unreasonable to the extent of ₹2,500। मतलब आपने कुछ सैलरी पे की होगी ब्रदर को to the extent of ₹2,500, वो अनरीजनेबल है। याद करो 48(2), 3 सेक्शन याद रखने की एग्जाम पर्सपेक्टिव, 48(2), 48(3), 43 भी तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव जबरदस्त इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ऑलवेज फोकस करना है फ्रेंड्स आप इस सेक्शंस के ऊपर। ओके, तो ये 48(3) में डिसअलावेंस आएगा, जो भी आपने अनरीजनेबल एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव किया हुआ है 2,500 तक का, उतना आपका डिसअलावेंस आएगा। 48(2) में इसका हम डिसअलावेंस करेंगे सेक्शन 48(2), 2,500 रुपीज का यहाँ पे फ्रेंड्स एडिशन सिंपली होने वाला है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 15 gift packets of dry foods costing ₹1,000 per packet presented to important customers। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया, 1,000 पर पैकेट ऐसे 15 गिफ्ट पैकेट मतलब 15,000 रुपए का खर्चा किया आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के लिए। तो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, कस्टमर के लिए खर्चा किया, डिडक्शन डेफिनेटली आपको उसका अवेलेबल होने वाला है। दिवाली के टाइम के कोई भी फेस्टिवल ऑफ मतलब फेस्टिवल के टाइम हम जो भी हमारे कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, हमारे स्टेक होल्डर्स को जो भी गिफ्ट देते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फॉर बिजनेस
बिजनेस पर्पस, उसका डिडक्शन फ्रेंड्स डेफिनेटली एब्सोल्युटली आपको ऑलवेज अवेलेबल होने वाला है। चलो आगे देखो फ्रेंड्स, तो ये अलाउेबल एंड डेबिट आपने किया ही हुआ है, उसका कोई खास दूसरा कोई इंपैक्ट देने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चेक करो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कार वॉज ₹78,000। आपका टोटल खर्चा 78,000 रुपीज का था ऑन कार। इट इज नॉट परचेज ऑफ कार, इट इज एक्सपेंडिचर ऑन कार। क्लियर? The car was used for both purposes, business as well as personal। तो फ्रेंड्स बिजनेस का जो भी आपका यूसेज होगा उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, और जो पर्सनल होगा उसका डिसअलाउंस हो जाएगा, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? बोथ बिजनेस एंड पर्सनल 3/4 मतलब आप चेक करो 75%, 3/4 is 75% इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब आपका जो 75% है इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। क्लियर? तो 78,000 में से 75 बिजनेस पर्पस के लिए होगा, तो 25 जो पर्सनल पर्पस के लिए होगा 19500 उतना हमको ऐड कर देना पड़ेगा, बिकॉज आप डेबिट करके बैठे हो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स क्लियर? यहां पे कर देता हूं कार एक्सपेंडिचर जो पर्सनल नेचर का है 25% है, उसको हमको यहां पे ऐड करना पड़ेगा, विच इज फ्रेंड्स 19500। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कार एक्सपेंडिचर के बाद फ्रेंड्स देखो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 30,000 paid to A&A company which is a GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन कैश। और बाप रे 43 अट्रैक्ट होगा, कैश पेमेंट आपने कर दिया। कितना कैश है? 30,000 रुपीज का। याद करो 10,000 के ऊपर जो भी आप कैश पे करोगे वो तो फुली डिसअलाउ हो जाएगा ना, बट उसके एक एक्सेप्शन को आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स देखो, कोई भी ट्रांसपोर्टर को मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को आप जब भी पेमेंट करोगे वहां पे ऑलवेज आपको लिमिट ध्यान में रखनी है। लिमिट कितनी है फ्रेंड्स वहां पे कैश की? बोलो 35,000 ऑफ रुपीज। फ्रेंड्स मेरे अटेम्प्ट में, इंटरमीडिएट के मेरे अटेम्प्ट में मेरा पीसीसी था, इंटरमीडिएट के पहले आईपीसीसी था, आईपीसीसी के पहले पीसीसी था, तो वो कोर्स मैंने किया हुआ है, बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, चिंता ना करो। तो वहां पे लिमिट 35,000 की मेरे एग्जाम में, मेरे अटेम्प्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, इट इज ऑफ 35,000। आपके अटेम्प्ट में चमक सकता है फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखना है 10,000 जनरल लिमिट है, बट इन केस ऑफ जीटी है आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 35,000। आप यहाँ पे जो चेक कर सकते हो, इन कैश ऑन 31 जनवरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट टू इट्स वेयर हाउसेज। मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने पैसा दिया वहां पे फ्रेंड्स जीटीए के केस में 35,000 की लिमिट आपके एप्लीकेबल होने वाली है कैश की। यहाँ पे तो खाली 30,000 किया है, तो कोई डिसअलाउंस यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। ये आपको नोट में लिखना होगा कि यहाँ पे 35,000 की लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है, सो ये आपका डिसअलाउंस यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चेक करो, depreciation debited in books was ₹55,000 and depreciation as per income tax was what? 50,000। तो फ्रेंड्स देखो, जो डेप्री अपने बुक्स में डेबिट किया है उसको सिंपली ऐड कर दो, इनकम टैक्स के साथ जो भी डेप्री होगा उसको क्या कर देंगे? लेस। मतलब डेप्री जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उसको आप सिंपली ऐड कर दो। आई थिंक इट वाज ₹55,000, तो 55,000 परफेक्ट है। तो आप ये बुक्स में जो भी आपने डेबिट किया है उसको आप सिंपली यहाँ पे 55,000 को ऐड कर दो, एंड जो आपके इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है फ्रेंड्स, डेप्री एज पर इनकम टैक्स एक्ट ₹50,000 का, उसको सिंपली लेस कर दो, तो नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली उसकी आने वाली है। इसलिए डेप्रिसिएशन के लिए ऑलवेज ये फॉलो करना बेटर रहेगा। डेप्री बुक्स में जितना डेबिट किया है उतना ऐड कर दो, एंड इनकम टैक्स के हिसाब से आपको जो भी डेप्री होगा उसको आप सिंपली क्या करने वाले हो? माइनस लेस। चलो नेक्स्ट आप चेक करो, ड्राइंग्स ₹10,000। फ्रेंड्स ड्राइंग्स की इंपैक्ट तो कैपिटल के ऊपर आती है। कैपिटल जो भी नया कंट्रीब्यूशन करोगे उसको कैपिटल बैलेंस में ऐड किया जाएगा। जो भी ड्राइंग्स करोगे, ड्राइंग्स इज नॉट दैट ड्राइंग्स, जो कैपिटल गेन में ड्राइंग्स को कैपिटल असेट बोला है, पता चला? याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको? ये ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? इट इज रिडक्शन इन योर कैपिटल। तो फ्रेंड्स उसकी इंपैक्ट यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं आने वाली। सो ये हम ड्राइंग्स को यहाँ पे, इट इज नॉट योर एक्सपेंडिचर, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे आपने जो भी ड्राइंग्स को डेबिट किया होगा, ₹10,000 का आपका ड्राइंग्स है, उसको हम सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हैं? प्लस यहाँ पे ऐड होने वाला है। एंड फ्रेंड्स लास्ट इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, विच इज फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट इन एनएससी ₹15,000। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका डिडक्शन सॉरी फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा अंडर विच सेक्शन 80C। तो हमारे वहां पे उसके ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी? आपने उसको डेबिट कर दिया है इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यू हैव डेबिटेड दिस इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यहां से आपका प्रॉफिट लेस नहीं हो सकता, उसका डिडक्शन आपको स्पेसिफिकली अवेलेबल होने वाला है। तो 80C यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक इट वॉज ₹10,000 और 15,000, इट इज ₹15,000। तो 15,000 फ्रेंड्स हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये हमारे पास जो भी इनकम आएगी, इट वुड बी इनकम अंडर हेड PGBP। क्लियर? तो ये हमारी इनकम आएगी अंडर हेड PGBP। चलो शुरू करते हैं। इनकम अंडर हेड PGBP कितनी होने वाली है फ्रेंड्स? चलो शुरू करते हैं। 11,20,000 में हम 22,000 को लेस करेंगे,
17,500 को भी लेस करेंगे। अब कंप्यूट करो, चलो मेरे साथ क्या बैठे हो कैलसी लेके, चलो फटाफट कंप्यूटेशन करो। 17,500 को लेस करेंगे, 15,000 को भी लेस करेंगे, 8,000 को लेस करेंगे, 12,000 को प्लस करेंगे, माइनस 50,000 प्लस 2,500 प्लस 19,500 प्लस 55,000 माइनस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, आंसर विल कम टू 10,71,500 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? ये हमारा पीजीबीपी का प्रोग्राम खत्म हुआ। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डन। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे पेंडिंग लिख देना है बिकॉज डिडक्शन की इंपैक्ट यहाँ पे देनी बाकी है फ्रेंड्स। डन। चलो तो हम आईफोर्स में जो ये 3 पेंडिंग्स थे, तो पता नहीं माइनस कहां से हो गया, बट ये आपका ये पेंडिंग था फ्रेंड्स अर्लियर। क्लियर? तो ये हमारा जो पेंडिंग था उसकी इंपैक्ट हमको आईफोर्स में देनी पड़ेगी। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई जो एग्जाम्प्ट है, आईसीए का फेवरेट है, मैंने पहले भी आपको बताया था आईसीए का बहुत फेवरेट है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, तो इसको हम एग्जम्पशन क्लेम करेंगे फ्रेंड्स। नंबर ए, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर हमको कोई इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 17,500, ये फ्रेंड्स आपका टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पीजीबीपी से हमने उसको लेस कर दिया है, यहाँ पे हम उसको टैक्सेबल करेंगे। इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अमाउंट वाइज इट वाज 17,500। ओके, तो ये आईफोर्स में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो विनिंग्स फ्रॉम रेसेस, इट इज 15,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स 15,000 आपके रेसेस में से विनिंग हुआ है, जो भी आईफोर्स हेड में ऑलवेज टैक्सेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर? विनिंग्स फ्रॉम रेसेस विच इज ऑफ रुपीज 15,000, इसका हमारा आईफोर्स का टोटल होगा, इट वुड बी 32,500 ऑफ रुपीज। क्लियर? एकदम सिंपल। चलो थर्ड हमको कंप्यूट करना होगा डिडक्शन। आई थिंक फ्रेंड्स एक ही डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है विच इज एटीसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आई थिंक इट इज जस्ट रुपीज। ये पेंडिंग वाला हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये पेंडिंग एक बाकी रहता है विच इज 15,000 का हम डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करेंगे। बाकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास डिडक्शंस की अवेलेबल नहीं है। चलो एकदम सिंपल, 2 हेड्स हो गए, एक पीजीबीपी, एक हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड बाद में उसमें से क्या क्लेम किया हमने, डिडक्शन। चलो फ्रेंड्स हमारे पास जो पीजीबीपी की इनकम है वो कितनी है आप एक बार चेक करो। इट इज फ्रेंड्स 10,71,500। एंड फ्रेंड्स आप आईफोर्स एक बार चेक कर लो, इट इज सॉरी फ्रेंड्स आप आईफोर्स एक बार चेक करो, इट इज 32,500 ऑफ रुपीज। दोनों का टोटल हमारे पास आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस किया हमने डिडक्शन, एंड जो फाइनली हमको क्वेश्चन में पूछा है इट इज टोटल इनकम। डन। चेक करो, अभी 32,500 प्लस 1,07,1,500 इट कम्स टू फ्रेंड्स 11,04,000। उसमें से डिडक्शन हमारा होगा 15,000 रुपीज का, जो हम लेस कर देंगे फ्रेंड्स। एंड फाइनली हमारे पास जो इनकम बचेगी इट इज 10,89,000। क्लियर? एकदम चकाचक, सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड्स। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, वैसे कॉन्फिडेंस आता रहेगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन मैं खत्म कर दूं, बाद में आप एक बार वापस सारे क्वेश्चंस देखो, 1 बाय 1 करेंगे तो क्लैरिटी आ ही जाएगी, आंसर आ ही जाएगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। बट जो भी 11 क्वेश्चंस के 10 जो भी क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो मैं एक बार खत्म कर दूंगा, बाद में एक बार आप खुद से सॉल्व कर देना, तो क्लैरिटी गजब 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 लेवल की आ जाएगी। मुझे ट्रस्ट है आपके इंटेलिजेंस के ऊपर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एडवांस टैक्स, बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड्स। एकदम ध्यान से। बालामुरुगन, तो फ्रेंड्स साउथ से ये क्वेश्चन बनाया है। फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज पीजीबीपी, नेगेटिव बिजनेस लॉस है 1,35,000 रुपीज का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है आपका 15,000 रुपीज का। लॉटरी विनिंग्स ग्रॉस अवेलेबल है 5 लाख रुपीज। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम 1 लाख का हमारे पास अवेलेबल है। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड, मतलब क्या समझने का, उसमें जो 50,000 का हम डिडक्शन क्लेम करते हैं स्टैंडर्ड, ऑलरेडी डिडक्ट होके आया हुआ है, कंप्यूटेड है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 विच इज टैक्सेबल एट 20% इज 70,000 रुपीज
कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस, तीन चीज हमको कंप्यूट करनी है, टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड कोई एडवांस टैक्स पेबल आता होगा तो। चलो फ्रेंड्स अभी देखो, पहले तो लॉसेस किए हैं, बिजनेस में आपका लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, बस दो लॉसेस है, उसको सेट ऑफ करने का थोड़ा पहले सोच लेते हैं फ्रेंड्स। देखो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में ऑलवेज ऐसा ध्यान रखने का, फर्स्ट आपको करना है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ध्यान से फर्स्ट आपको करना है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब विद इन हेड एडजस्टमेंट। उसमें एक रूल आपको याद करना होगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस खाली स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस खाली स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ हो पाएगा। बट तभी भी मैंने बोला था जब ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड डिस्कस किया था कि स्पेक्युलेटिव लॉस को सेट ऑफ करने का रिस्ट्रिक्शन है, कोई अदर लॉस को स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने सेट ऑफ करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब समझे मेरी बात, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। रिस्ट्रिक्शन फॉर सेट ऑफ लॉस इज ऑन स्पेक्युलेटिव लॉस, रिस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑन एनी अदर लॉस। पता चला, कोई अदर लॉस स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने डेफिनेटली आप सेट ऑफ कर पाएंगे फ्रेंड्स। क्लियर? आप चेक करो, इनकम फ्रॉम बिजनेस है एंड मेरा स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, ये दोनों के दोनों हेड पीजीबीपी की बात हो रही है, मतलब ये पहले आपको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये 135 के लॉस को 1 लाख की इनकम के सामने आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डन? चलो नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 15,000 रुपीज का। फिर देखो मेरे पास सैलरी इनकम भी है। हाँ, एक छोटी सी बात, ये 135 को मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया 1 लाख के सामने, तो मेरे पास अभी भी 35,000 रुपीज का लॉस बचेगा। स्टिल आई एम अवेलेबल विद लॉस ऑफ रुपीज 35,000। क्या मैं वो सैलरी के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं? ना, इंटर हेड एडजस्टमेंट याद करो, उसका एक एक्सेप्शन था कि मैं सैलरी के सामने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। मैं बिजनेस लॉस को कभी भी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग अनएब्सोल्यूट डेप्रिसिएशन मैं सैलरी के सामने सेट ऑफ कर सकता नहीं हूं। मतलब ये 135 को मैंने 1 लाख के सामने सेट ऑफ कर दिया, बट अभी भी 35,000 की जो डेफिशिएंसी बचती है, जो मेरे पास लॉस बचता है, उसको मैं सैलरी हेड के सामने फ्रेंड्स सेट ऑफ कर सकता नहीं हूं। आई कैन नॉट सेट ऑफ दिस लॉस अगेंस्ट हेड सैलरी। तो 35,000 का क्या करेंगे, चिंता ना करो। और हमारे पास इनकम है विच इज लॉटरी ग्रॉस। याद करो, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दोनों के दोनों रूल में कोई भी लॉस कैजुअल इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। कोई भी लॉस क्यों ना हो, वो आप कैजुअल इनकम के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे। नहीं तो जो 35,000 की डेफिशिएंसी बची, जो लॉस बचा, क्या इसके सामने सेट ऑफ कर पाऊंगा? ना, मैं ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी के सामने सेट ऑफ कर पा सकता नहीं हूं और अदर कर सकता नहीं हूं। बट मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसके सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। और इस बार याद करो, आपने तो सिखाया था हेड कैपिटल गेन में खाली उसका लॉस सेट ऑफ हो सकता है, मतलब कैपिटल लॉस खाली कैपिटल गेन हेड में सेट ऑफ हो सकता है। बट तभी भी ऐसा बोला था, ये रिस्ट्रिक्शन कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने का है। उसमें वापस एक बार याद करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है। मैं दो रूल बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म लॉस खाली लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ होगा, एंड लेटर से जो शॉर्ट टर्म लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है। बट ये वापस एक बार रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म लॉसेस के सेट ऑफ करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। बाकी कोई भी लॉस होगा मैं डेफिनेटली इस गेन्स के सामने, मतलब लॉन्ग टर्म गेन के शॉर्ट टर्म गेन के सामने डेफिनेटली मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। क्लियर? तो ये 135 में से 1 लाख में स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने सेट ऑफ कर दूंगा, जो 35,000 की डेफिशिएंसी बचेगी उसको मैं लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ कर दूंगा। अभी मेरे पास जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आई थिंक उसको मैं सैलरी के सामने सेट ऑफ कर दूंगा। आई थिंक वो बेस्ट रहेगा। क्लियर? तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैंने सैलरी के सामने सेट ऑफ कर दिया, एंड जो मेरे पास बिजनेस इनकम होगी उसको मैं लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ कर दूंगा, जो 35,000 की डेफिशिएंसी बचेगी वो। डन? चलो एक बार सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फर्स्ट हमारा फोकस होगा, इट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो उसमें से पहले बात होगी स्पेक्युलेटिव की। मेरे पास स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है, स्पेक्युलेटिव इनकम मेरे पास कितनी है? अब इंफॉर्मेशन से चेक कर लो फ्रेंड्स एक बार। मेरे पास स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है रुपीज 1 लाख। तो फ्रेंड्स मेरी 1 लाख की स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है, उसमें से मेरा बिजनेस लॉस होगा 135 का एक्चुअली मेरा बिजनेस लॉस है, बट यहाँ पे सेट ऑफ खाली मैं भी 1 लाख कर पाऊंगा एज ऑफ नाउ। तो फ्रेंड्स मैं 1 लाख मैंने यहाँ से लेस कर दिया, मेरे पास बैलेंस कुछ बचा नहीं है फ्रेंड्स। डन? नंबर बी, मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कितने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? जिसके सामने 35 का डेफिशिएंसी सेट ऑफ करेंगे ना, उसकी बात है। मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है रुपीज 70,000 फ्रेंड्स। क्लियर? ये 70,000 में से वापस मैं बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने वाला हूं। मेरा बिजनेस लॉस को 35,000 जो मैं आगे सेट ऑफ नहीं कर पाया वो तो मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया। अभी मेरे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है? रुपीज 35,000। एक जोरदार बात आपको बताना चाहूंगा, देखो फ्रेंड्स,
मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 15,000, बरोबर समझना, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 15,000, उसको मैं देखो मैं सैलरी के सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूँ, बरोबर समझना, उसको मैं सैलरी के सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूँ, एंड मेरे पास जो ये 35,000 है उसके सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। मेरे पास जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 15,000 वो मैं सैलरी के सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। बोलो मैं किसके सामने उसको सेट ऑफ करना प्रीफर करूंगा, मैं उसको किस इनकम के सामने उसको सेट ऑफ करना प्रीफर करूंगा। अभी बरोबर आपको ऐसा समझना है कि देखो फ्रेंड्स, मैं ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैपिटल लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ करूंगा ना, तो मेरा बरोबर टेक्निकल थोड़ा समझना है, तो मेरा 20% टैक्स बच जाएगा। जो मैंने 15,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेट ऑफ किया है लॉन्ग टर्म गेन के सामने, तो मेरा 20% टैक्स में सेविंग होगा, माई 20% टैक्स वुड बी सेव्ड। एंड जो मैंने उसको सैलरी के सामने सेट ऑफ किया, तो मेरा स्लैब वाइज जो इनकम बचेगा ना, जो मेरा स्लैब वाइज इनकम होगा वो मेरा सेव हो जाएगा। जो मेरा स्लैब के इनके ऊपर इनकम जो भी टैक्सेबिलिटी होगी उसमें मेरा सेविंग आएगा। अभी आप इंफॉर्मेशन वाइज एकदम ध्यान से चेक करो, क्या आपको लग रहा है क्या आपकी इनकम के हिसाब से जो भी आपका जीटीआई आएगा उसके ऊपर स्लैब रेट 30% एप्लीकेबल होगा कि 20% एप्लीकेबल होगा? एक रफ आप ओवरव्यू लेते हो ना फ्रेंड्स, ऐसा पता चलता है कि आपकी लॉटरी है वो 5 लाख रुपए है, वो तो 30% से एक्सप्रेसली टैक्सेबल होने ही वाली है, उस पर कोई सेकंड थॉट नहीं है, वो तो एक्सप्रेसली 30% के सामने ही टैक्सेबल होने और वो 30% से टैक्सेबल होने वाली है। बट आपकी अदर इनकम से ऐसा नहीं पता चलता है, और हमको ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है, ऐसा एनालिसिस होता है कि लगभग आपको टेंटेटिवली देखा जाए तो फ्रेंड्स देखो ग्राफ ओवरव्यू ले लो, तो आपके पास 5 लाख आप भूल जाओ टेंटेटिवली, तो 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 70,000 माइनस 135 माइनस 15,000, तो लगभग फ्रेंड्स 80,000 आसपास कुछ बचेगा टेंटेटिवली चेक करो तो फ्रेंड्स आपकी इनकम मुझे नहीं लग रहा है कि 20% या 30% से टैक्सेबल होगी। तो व्हाट इज मोर एडवाइजेबल, व्हाट इज मोर प्रीफरेबल कि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सैलरी के सामने सेट ऑफ ना करते हुए आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ करो, बिकॉज वो टैक्स कंप्यूटेशन के लिए मोर प्रॉफिटेबल होगा, मोर एडवाइजेबल होगा। पता चला? ये 15,000 आपका जो भी लेटर से यहाँ पे लॉस है उसको आप लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ करेंगे तो आपके लिए मोर एडवाइजेबल, मोर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका वहां पे 20% टैक्स बच जाएगा। स्लैब के हिसाब से आपका 20% आ ही नहीं रहा है, 30% आ ही नहीं रहा है, तो उसको स्लैब के सामने सेट ऑफ करो, उससे बेटर आप लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ करेंगे, वो प्रीफरेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर? तो इसमें से हम फर्दर लेस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी लॉस। आप समझे जो मैं कहना चाहता हूं? तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि किस इनकम के सामने इस लॉस को सेट ऑफ करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर यहाँ पे मैं 15,000 को फर्दर लेस कर दूंगा, जो मेरे पास बचेगा वो कितना होगा, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹20,020,000। ठीक है? एंड मेरे पास आई थिंक जो पीजीबीपी का लॉस 135 का था वो फुल्ली सेट ऑफ हो गया, तो ये पूरा हमारा ट्रांजेक्शन खत्म। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का मैंने लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ कर दिया। मेरे पास लॉटरी इनकम है जो मुझे मेंशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, इनकम वाइज चेक करने के लिए जाओ तो मेरे पास लॉटरी इनकम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ₹5 लाख की वो मेरे पास इनकम है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। एंड फ्रेंड्स मेरे पास सैलरी इनकम है विच इज कंप्यूटेड, ऑलरेडी इट इज कंप्यूटेड। सैलरी इनकम आप चेक कर सकते हो 60,060,000। चलो, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई अलग अलग चीजों की। मेरा पीजीबीपी में से कोई इनकम नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 का हो गया, विनिंग्स मेरा 5 लाख का हो गया, सैलरी मेरे 60,000 की कंप्यूट हो गई फ्रेंड्स। तो हम टोटल इनकम ऐसे कंप्यूट करेंगे जो होगा फ्रेंड्स, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है विच इज 20,000, विनिंग्स आप चेक कर सकते हो इट इज ₹5 लाख, एंड जो सैलरी है इट इज फ्रेंड्स ₹60,000। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा क्रॉस टोटल इनकम, ओरली कैलकुलेशन हो जाएगा, इट इज 5,80,000 ऑफ रुपीज। उसमें से डिडक्शन की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा हो गया टोटल इनकम। एक एडिशनल बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो डिडक्शंस हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं ना तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अप टू ₹60,000, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया डिडक्शन का भी स्पेशल रेट्स इनकम में से अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो ये दोनों की दोनों हमारी स्पेशल रेट्स इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज विनिंग्स हमारे पास स्पेशल रेट इनकम है, तो उसमें से डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। होता तो भी मैक्सिमम 60,000 तक हम क्लेम कर सकते थे। तो ये 580 हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, फाइनली टोटल इनकम। तो क्लियर? एकदम सिंपल।
चलो अभी आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट जो कैलकुलेशन पार्ट होगा इट इज टैक्स लायबिलिटी। चलो अभी देखो फ्रेंड्स, हमको जो कंप्यूट करना है इट इज फ्रेंड्स टैक्स लायबिलिटी। 580 हमारी टोटल इनकम है, 5,80,000 इज अवर टोटल इनकम। इसको फ्रेंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे विनिंग्स आएगा, एक्चुअली 3 पार्ट्स हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आएगा फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे बैलेंस। क्लियर? यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो भी लॉस को सेट ऑफ किया है वो आप सैलरी के सामने सेट ऑफ करते तो भी टैक्सेबिलिटी में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, बिकॉज इन्फॉर्मेशन में इनकम हमारी रिलेटिवली कम है, बट एक्चुअली आपको कंपेयर करके सेट ऑफ करना है, वो मेरा कहना था फ्रेंड्स। जो हमने यहाँ पे सेट ऑफ किया हाउस प्रॉपर्टी लॉस को एक बार कंपेयर करके आपको सेट ऑफ करना चाहिए था, वो मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। 50,000 का लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ करना प्रीफरेबल होगा कि लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ करना प्रीफरेबल होगा, एक बार आपको चेक करके अकॉर्डिंगली जहां पे टैक्सेबिलिटी कम आती हो ना वहां पे आप लेटेस्ट उसको लेस करेंगे तो बेटर सिचुएशन आएगी फ्रेंड्स। क्लियर? यहाँ पे विनिंग्स मेरे पास कितना है आप चेक कर सकते हो, इट इज ऑफ रुपीज 5 लाख। तो 5 लाख हमारे पास विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स रुपीज 20,000 एंड जो बैलेंस अवेलेबल है इट इज 60,000। फ्रेंड्स टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन के लिए यहाँ पे शिफ्टिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 ऑफ रुपीज है, मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 250 है, बट मेरा जो बैलेंस अवेलेबल है वो फ्रेंड्स खाली 60,000 रुपीज है, मतलब 190 का मैं शिफ्टिंग कर सकता हूँ। बट शिफ्टिंग प्रोविजन खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एप्लीकेबल होगा, खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे शिफ्टिंग मैं कर दूंगा फ्रेंड्स, विनिंग्स के सामने शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं, मतलब विनिंग्स को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म 111 को डेफिनेटली बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट अवेलेबल होता है। 190 के एसेस को जरूरत नहीं है तो खाली मैं 20,000 कर दूंगा, मतलब इसका कोई टैक्स लायबिलिटी हमको कंप्यूट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आएगा नो टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे आएगा इट वुड बी फ्रेंड्स नो टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? तो ये विनिंग्स के सामने हमको शिफ्टिंग प्रोविजन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट हमको अवेलेबल होता नहीं। इसके ऊपर स्टेट है हमको कंप्यूट करना पड़ेगा 30%, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है इट वुड बी फ्रेंड्स 1,50,000। इसमें से ऐड कर देंगे 4% फ्रेंड्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स आप, 150 में हमने ऐड कर दिया 4%, इट कम्स टू फ्रेंड्स 6,000 एंड ये हो गया हमारा 1,56,000 का फाइनल टैक्स लायबिलिटी। मतलब जो हमको टैक्स लायबिलिटी पूछी गई है इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 1,56,000। 1,56,000 लॉन्ग टर्म के सामने कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी बिकॉज शिफ्टिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए हैं फ्रेंड्स। थर्ड, हमको जो एडवांस टैक्स के बारे में पूछा गया है कि एडवांस टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इट इज एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस, तो वो हमको एक बार चेक करने होंगे फ्रेंड्स। एडवांस टैक्स की जब बात करें तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर होती है, इनकम नहीं फ्रेंड्स, आपकी टैक्स लायबिलिटी इफ इट इज 10,000 और मोर तो आपको यहाँ पे टैक्स मतलब एडवांस में पे करना पड़ेगा। अभी देखो फ्रेंड्स आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है, 1,56,000 रुपीज हमारी टैक्स लायबिलिटी है। वेदर इट इज एक्सीडिंग रुपीज 10,000, एब्सोल्युटली यस, इट इज 10,000 और मोर, तो हमको एडवांस टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। बट फ्रेंड्स एडवांस टैक्स भरने के लिए हमको टैक्स जो हमने ऑलरेडी डिडक्ट जो हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है विच इज टीडीएस, उसको लेस करने के बाद 10,000 की इंपैक्ट हमको चेक करनी है फ्रेंड्स। जब भी विनिंग फ्रॉम लॉटरी की बात आती है हमारा टीडीएस 30% से होता है। एक बात यहाँ पे माइन्यूटली हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो भी हमारा टीडीएस होगा वो 30% से होगा, मीनिंग देयर बाय 150 तो हमारा टीडीएस हो जाएगा फ्रेंड्स, वो डिडक्ट होके हमको रिमेनिंग अमाउंट अवेलेबल होने वाली है। तो हमारा जो बैलेंस होगा टैक्स लायबिलिटी का 6,000 जो यहाँ पे सेज है वही हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी। ये 150 तो डिडक्ट होके ही रिमेनिंग अमाउंट का आपको इनकम आया होगा, मतलब 5 लाख जो हमको मिला है वो ग्रॉस है, उसके ऊपर का टैक्स कितना 1,50,000 रुपीज, तो हमको नेट हाथ में अवेलेबल कितना हुआ होगा, इट वुड बी 3,50,000। तो फ्रेंड्स हमारा जो टीडीएस है वो डिडक्ट होके, हमारा जो टैक्स है वो डिडक्ट होके हमको रिमेनिंग अमाउंट आई होगी। तो ये हमारा 156 में से जब भी हम एडवांस टैक्स के 10,000 की लिमिट को कंप्यूट करते हैं, हम फाइनल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, जो बैलेंस 6,000 रुपीज आए, इट इज नॉट एक्सीडिंग, बरोबर समझना, इट इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10,000। सो हमारी कोई एडवांस टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। इफ इट इज 10,000 और मोर तब जाकर उसकी टैक्स लायबिलिटी एडवांस में भरना पड़ता था हमको, बट 6,000 में इट इज फ्रेंड्स नो एडवांस टैक्स
लायबिलिटी। होपफुली फ्रेंड्स आप समझ गए जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। क्लियर? तीन चीज हमने कंप्यूट की। वन इज टोटल इनकम जहां पे सेट ऑफ के प्रोविजंस को हमने कंसीडर किया। सेकंड इज फ्रेंड्स टैक्स लायबिलिटी जो हमने कंप्यूट की। शिफ्टिंग प्रोविजन खाली लॉन्ग टर्म के लिए है, विनिंग्स के लिए शिफ्टिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड थर्ड होगा एडवांस टैक्स जो हमारा बैलेंस बचता है डिडक्शन ऑफ टैक्स के बाद, वो 6000 विच इज नॉट एक्सीडिंग और विच इज नॉट 10,000 और मोर, तो हमारे केस में एडवांस टैक्स लायबिलिटी आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? होपफुली सब कुछ आप धीरे धीरे समझ रहे हो। अलग अलग प्रोविजंस को मिक्सचर करना, उसको एक साथ कंसीडर करना, आप ग्रेजुअली उसमें मैच्योरिटी ला रहे हो फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.